इट विल अपीयर एज अ ब्राइट स्पॉट मूविंग रैंडमली। देखो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हम मॉर्निंग में कभी भी हमारे रूम में होते हैं और सनलाइट किसी हॉल से विंडो से थोड़ी सी सनलाइट आ रही होती है, क्लियर, पूरा रूम में लाइट नहीं होती है, उस कंडीशन में हम देखते हैं। सो वी कैन इजीली ऑब्जर्व डस्ट पार्टिकल मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर। कुछ ब्राइट स्पॉट्स दिखते हैं हमें, काफी बार हमने फील किया होगा। या सिनेमा हॉल में हम जब जाते हैं, कुछ प्रोजेक्टर पे लाइट आती है, उसमें हम डस्ट पार्टिकल को, ब्राइट स्पॉट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जैसे ही वो डार्क में आते हैं इनविजिबल हो जाते हैं। सो बेसिकली वो जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, दे आर द कोलाइडल पार्टिकल्स इन एयर। एरोसोल होते हैं वो, ठीक है। तो वो हमें कुछ उनकी विजिबिलिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वो ब्राइट स्पॉट्स बनते हैं बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एनी आइडिया व्हेन वी कैन हैव स्कैटरिंग ऑफ लाइट? कब होती है स्कैटरिंग लाइट की? एनीवन? व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर स्कैटरिंग? क्या ऐसे ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल भी स्कैटरिंग करेंगे, या सस्पेंशन के पार्टिकल भी स्कैटरिंग करेंगे जैसे कोलाइड्स के करते हैं? The scattering effect will be there when the size of the light particles and the wavelength of the light is similar. हमारा जो वेवलेंथ है लाइट का, विजिबल रेंज का, वो है 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम। इस ऑर्डर में हमारा पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल का साइज है 1 to 1000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? सो बोथ आर इन द सेम रेंज, या 1 to 1000 नैनोमीटर हम बोले। सो जो रेंज है दोनों का सिमिलर टाइप में आ रहा है, इसलिए वो मैच कर रहा है साइज ऑफ द पार्टिकल एंड वेवलेंथ। दैट्स व्हाई दे कैन स्कैटर द लाइट रेडिएशन, विजिबल लाइट्स। फिल्टरेबिलिटी ये ऑलरेडी हमने देखा। कोलाइडल पार्टिकल पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट दे कैन नॉट क्रॉस थ्रू द अल्ट्रा फाइन फिल्टर पेपर। क्लियर? जो भी अल्ट्रा फाइन फिल्टर पेपर होंगे, फाइन मेम्ब्रेन्स होंगी, फाइन मींस स्मॉल होल्स, उन्हें पास नहीं कर पाएंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे ट्रू सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, दे कैन आल्सो शो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट their magnitude of colligative property is very less because the size of the particle is large here. Colligative properties are the properties which depends only on number of particles, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेंगी। अब तुम एज्यूम करो तुमने कुछ 100 मोल्स किसी एक सॉल्यूट के ऐड किए जो ट्रू सॉल्यूशन बना रहा है। इन केस ऑफ कोलाइडल ये 100 मोल्स कंबाइन होकर एक मोल में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन से जब हम कोलाइडल में जाएंगे, the size of the particle is large. So if we add the same weight in true solution and colloidal solution, considering the same weight, but the number of particles are different. If number of particles are very less in case of colloidal solution, then definitely they will have lesser colligative property. Colligative property depends only on numbers. चाहे same weight हो, but यदि number कम है तो वो colligative property काफी कम हो। Then the next one, optical property Tyndall effect. ये जो मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेन किया था, टिंडल इफेक्ट, बेसिकली जब हम सिनेमा हॉल में बैठे होते हैं, सिनेमा हॉल में जो लाइट प्रोजेक्टर पे आती है, और वो लाइट में जो शाइनिंग डस्ट पार्टिकल्स हैं, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। हमारे रूम में जब सनलाइट आती है मॉर्निंग में और कुछ डस्ट पार्टिकल हमें उसमें दिखते हैं, देयर इज टिंडल इफेक्ट। क्लियर? चलो देखते हैं टिंडल इफेक्ट। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, रेडिएशंस का स्कैटरिंग हो रही है। टिंडल in 1869 observed that if a strong beam of light is passed through a colloidal sol placed in a dark place, the path of the beam gets illuminated. This phenomena is called Tyndall effect, which is due to scattering of light by the colloidal particles. The illumination path of beam is called Tyndall cone. जो illumination path है उसे Tyndall cone कहा गया है। This phenomena is due to scattering of light from the surface of the colloidal particle. In a true solution, there is no particle of sufficiently large diameter to scatter the light, hence beam is invisible. So basically, true solution में जो size है काफी छोटा होता है, इसलिए वो scatter नहीं कर पाता।
इज दैट ओके? टिंडल इफेक्ट क्या इतना समझ में आया हमें? अनुराग, अनुष्का, अपूर्व? Yes, sir. Yes, sir. The intensity of scattered light depends on the difference between refractive indices of the dispersion phase and dispersion medium. In lyophobic colloids, this difference is appreciable and therefore the Tyndall effect is quite well. But in case of lyophilic sol, the difference in the refractive indices is very small and the Tyndall effect is very weak. Clear? Lyophilic में काफी कम होगा, lyophobic में काफी ज्यादा होगा. Example of Tyndall effect: blue color of sky and sea water. मतलब जो बेसिकली टिंडल इफेक्ट में जो कलर दिखता है ब्लू कलर दिखता है, वो जो if you are getting blue color of sky because of scattering of light, टिंडल इफेक्ट होता है. visibility of tail of comets, light thrown from a projector in cinema hall, appearance of dust particle in a semi dark room. बाकी फिर कुछ इफेक्ट एप्लीकेशन दे रखे हैं. मेकिंग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इन फाइंडिंग heterogeneity of the solution. नेक्स्ट, ब्राउनियन मूवमेंट. काफी सिंपल सा लॉजिक है ब्राउनियन मूवमेंट का. ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, दे आर नॉट गेटिंग इवन फोर्सेस इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन पे उनपे अनइवन फोर्सेस लगते हैं और जो अनइवन फोर्सेस लगते हैं उसके कारण वो रैंडम ऐसे कुछ मूवमेंट में होंगे, कहीं भी कभी भी कैसे भी मूव करते हैं. क्लियर? सो सच काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट. चलो धनंजय, पढ़ना चालू करो इसको, ब्राउनियन मूवमेंट को. Brownian movement. Robert Brown, a botanist, discovered in 1827 that pollen grains placed in water do not remain at rest but move about continuously and randomly. Later on, this phenomena was observed in case of colloidal particles when they were seen under an ultra microscope. The particles were seen to be in constant zigzag motion as shown in figure. This zigzag motion is called as Brownian movement. Brownian movement arises because of the impact of the molecules of the dispersion medium with the colloidal particles. So basically zigzag movement of this particle is called Brownian movement. और Brownian movement का जो reason है because of the impact of molecule of the dispersion medium with the colloidal particle. Uneven impact के कारण ये arise होता है. Dependency of Brownian movement: size of the colloidal particle. Mobility is inversely proportional to size. Definitely if size is greater, then mobility will be less. Viscosity से भी inversely proportional है. जितना ज्यादा viscosity, बेसिकली उतना ज्यादा अट्रैक्शन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में, उतना कम मोबिलिटी. टेम्परेचर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा मोबिलिटी होगी. तो ब्राउनियन मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड विस्कोसिटी. फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्राउनियन मूवमेंट. कंटिन्यू धनंजय. First, if particles is large, then Brownian movement becomes less. Second, Brownian movement increases with increasing temperature. And third, the Brownian movement does not change with time and remains same for months or even for a year. Important. First, in confirmation of kinetic energy. Second, in determination of Avogadro's number. Third, stability of colloidal solution. Brownian movement does not allow the colloidal particles to settle down to gravity and thus is responsible for their stability. ठीक है. सो बेसिकली ब्राउनियन मूवमेंट स्टेबिलिटी का भी रीजन है, क्योंकि सेटल नहीं होने देता है पार्टिकल्स को. Now the next property is electrical properties, electrophoresis. देखो,
जैसे ऑस्मोसिस था, यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इफ वी आर मूविंग द पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल कैन हैव चार्ज, स्पेशली लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल्स, so they are positively charged particle, हमने कुछ इलेक्ट्रोड लगाए, कैथोड एनोड, positively charged particle will move towards negative terminal, negatively collided particle will move towards positive terminal. So जो उनका movement है in presence of electricity, in presence of cathode and anodes, this is called electrophoresis. The existence of charge on colloidal particle is confirmed by electrophoresis experiment. When electric potential is applied across two platinum electrodes dipping in a colloidal solution, the colloidal particle move towards one or other electrode. मतलब हो सकता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करे या पॉजिटिव की तरफ मूव करे, डिपेंड्स उन पे कितना चार्ज, क्या चार्ज है. The movement of colloidal particle under on applied electric potential is called electrophoresis. Positive charge particle move towards cathode while negatively charged particle moves towards anode. Depending upon the direction, a movement of particle towards cathode or anode, electrophoresis can be called cataphoresis or anaphoresis. Cathode की तरफ मूव हुआ cataphoresis, anode की तरफ मूव हुआ anaphoresis. अब कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि कौन सा किस तरफ मूव होगा, जो हमें वहां से भी पता लगता है, चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स. पढ़ लो एक बार इतना पूरा यहां से लेके यहां तक जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं. चले हम आगे, पढ़ लिया उतना. इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस जनरली होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू एसपीएम. अब इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या होगा, हमने इलेक्ट्रिसिटी वहां पे अप्लाई कर दिया, कैथोड एनोड अप्लाई कर लगा दिया. if we apply some potential difference in osmosis process, the osmosis process can be speed up. तो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, फास्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगाना. See, when movement of colloidal particle is prevented by some suitable means, that is SPM, it is observed that dispersion medium begins to move in an electric field. This phenomenon is termed as electroosmosis. देखो, ये डेफिनेट है एज अ होल कोलाइडल सॉल्यूशन इज न्यूट्रल. यहाँ पे थी आर्सेनिक सल्फाइड पे नेगेटिव चार्ज, तो डेफिनेटली किसी पे पॉजिटिव भी रहा होगा, तो पॉजिटिव रहा होगा कोलाइडल सॉल्यूशन पर. तो कोलाइडल सॉल्यूशन पे पॉजिटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. क्लियर? सो इन केस ऑफ दिस ऑस्मोसिस, we can fast their movement by applying potential difference in the same direction as their movement. Sedimentation or dawn potential. When charged colloidal particles are made to settle down under the centrifugal field, there occur a charge separation and a potential difference is developed. This effect is called dawn effect, and the potential difference thus developed is called dawn potential or sedimentation potential. This is reverse of electrophoresis. देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है, बेसिकली हम चार्ज पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर रहे थे. यहाँ पर इस डायग्राम पर हमने इलेक्ट्रिसिटी लगाई और वो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उन चार्ज पार्टिकल को अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करके न्यूट्रलाइज करने में.
बट सेडिमेंटेशन पोटेंशियल में पार्टिकल खुद सेटल डाउन होंगे और चार्ज सेपरेट हो जाएगा। यदि डिस्पर्स फेस सेटल हो गया, डिस्पर्सन मीडियम ऊपर रह गया, वो नीचे आ गया, वी कैन क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड डाउन पोटेंशियल। क्लियर है? जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, इसमें सेपरेशन हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। Isoelectric point, the H plus concentration at which the colloidal particle have no charge is known as isoelectric point. ये term काफी जगह यूज आता है, ionic में भी यूज आता है। Isoelectric point means the net charge becomes zero. At this point, stability of colloidal particle becomes very less and do not move under influence of electric field, क्योंकि वो neutralize हो जाते हैं। Streaming potential, a potential difference is developed across a porous partition when the dispersion medium of a charged colloidal is forced through it. This is called streaming potential. इसे छोड़ दो, वैसे रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्मोसिस मतलब कुछ बहुत ज्यादा काम का नहीं है, नहीं एनसीईआरटी में दे रखा है स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। ये बैठ के जब तुम वापस से पढ़ोगे प्रॉपर्टीज वगैरह तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएंगे। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। अनुराग पढ़ना चालू करो। Particles are either positively charged or negatively charged. This charge is due to preferential adsorption of either positive or negative ion on their surface. There is adsorption of common ion present in excess. FeOH3 salt prepared by hydrolysis of FeCl3 solution absorbs Fe3 plus and this is positively charged. Fe3 plus 3H2O gives FeOH thrice plus 3HCl. FeOH thrice plus FeCl3 gives FeOH thrice fixed part plus Fe3 plus positive charge on the colored salt is due to the absorption of Fe3 plus ion common ion between FeOH thrice and FeCl thrice. ठीक है, देखो बेसिकली कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज क्यों होता है? जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट दे कैन एब्जॉर्ब अ पर्टिकुलर आयन। हमने बनाया यहाँ पर बेसिकली FeCl3 से FeOH होल थ्राइस बना रहे हैं। क्लियर? FeOH होल थ्राइस का एक कोलाइडल सॉल्ट है। अब FeCl3 हमने थोड़ा एक्सेस में लिया, ये FeCl3 क्या करेगा, इसका वन ऑफ द आयन Fe3 प्लस आयन गेट एब्जॉर्ब ऑन दिस कोलाइडल पार्टिकल। क्लियर? अब डेफिनेटली Fe3 प्लस एब्जॉर्ब हो गया तो Cl माइनस तो होगा ही। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड वी गेट सर्टेन लेयर। समझना इधर, इस डायग्राम को देखो, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। कोलाइडल पार्टिकल ये बीच में रहा हमारा, इस पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब हो गया, एक पॉजिटिव लेयर बन गई उसके आसपास बिकॉज ऑफ Fe3 प्लस आयन। अभी Fe3 प्लस आयन क्या हो गया, फिक्स्ड लेयर। Cl minus get attracted toward this positively layered and we get a mobile layer. Mobile means which is not fixed, which can move, उसे मोबाइल लेयर बोला है। तो जो डबल लेयर बनी है ना, इसे कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। क्लियर? सो चार्ज क्यों क्रिएट हुआ? बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ? यदि उन पे पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब हुआ है तो नेगेटिव चार्ज उनके आसपास आ जाएंगे अट्रैक्ट होकर एंड वी गेट अनदर लेयर, एक फिक्स्ड लेयर, एक मोबाइल लेयर। तो किसी भी कोलाइडल सॉल्व में जहां पे चार्ज होगा रीजन एब्जॉर्प्शन होता है और उसमें कुछ ऐसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर बनती है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना फिक्स्ड लेयर एंड मोबाइल लेयर के बीच में, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। उसे जीटा पोटेंशियल कहा जाता है। देखते हैं हम आगे। positive charge on the colloidal salt due to adsorption of Fe3 plus, common ion between FeOH whole thrice and FeCl3। जनरली जिससे हम फॉर्म कर रहे हैं जो भी कॉमन आयन है वो एब्जॉर्ब होता है। आर्सेनिक सल्फाइड का देखते हैं। Arsenic sulfide colloidal salt is obtained when H2O3 is saturated with H2S. So arsenic oxide को H2S से सैचुरेट किया, arsenic sulfide का colloidal salt मिल गया।
अब ये आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। क्या कॉमन आयन है यहाँ पे? सल्फाइड। तो सल्फाइड आयन कॉमन से एब्जॉर्ब करता है और नेगेटिवली चार्ज बनाता है। क्लियर? थर्ड वाला केस देखना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है थर्ड वाला केस। AgI in contact with AgNO3 form positively charged colloidal salt due to absorption of Ag plus ion। AgI AgNO3 मिलेंगे तो यहाँ पे जो कोलाइडल बनेगा AgI से Ag प्लस एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर? अब इसी में हमें सेकंड केस दे रखा है यहाँ पर, when AgI in contact with Ki it forms negatively charged particle। अब AgI Ki में I माइनस कॉमन है तो नेगेटिवली कोलाइडल बनेगा। AgI AgNO3 बेसिकली वहां पे Ag प्लस कॉमन आयन आ रहा है, इसमें AgNO3 और AgI में Ag प्लस एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब जो कॉमन आयन है ना वो एब्जॉर्ब हो रहा है और वो चार्ज क्रिएट कर रहा है। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है इतना? और उसी के कारण है फिर डबल लेयर आ गई है जिसे हमने हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर कहा। The combination of two layers of oppositely charged around colloidal particle is called Helmholtz electric double layer। First layer of ion is firmly held and the term as fixed layer. Secondary layer is mobile and termed as diffused layer। The charges of opposite sign on fixed and diffused part of double layer results in difference in potential between this layer। This potential difference between the fixed layer and diffuse layer of oppositely charged is called इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। इसे जीटा पोटेंशियल कहा जाता है। फॉर्मूला भी दे रखा है बट आई डोंट थिंक कि फॉर्मूला कहीं भी यूज आएगा, तो उतना मैटर नहीं करता है। सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है ये एग्जांपल एनसीईआरटी में भी जो भी मैंने हाईलाइट किया है। AgNO3 और Ki हमने एक्सेस में लिया Ki। क्लियर? तो AgI जो बना है, दिस AgI इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कोलाइडल पार्टिकल बना है AgI। अब एक्सेस में क्या ही है, मतलब I माइनस एक्सेस में, तो तुम देखोगे फर्स्ट लेयर फिक्स लेयर I माइनस की आ गई। बाई चांस यहाँ पे AgNO3 एक्सेस में होता ना तो फर्स्ट लेयर Ag प्लस की आ जाती। मतलब जो भी एक्सेस में है वो कॉमन आयन एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो AgI में Ag प्लस और I माइनस कॉमन है, I माइनस एक्सेस में तो I माइनस एब्जॉर्ब हुआ, AgNO3 एक्सेस में होता तो Ag प्लस एब्जॉर्ब हो जाता। क्लियर? शायद वो नेक्स्ट पेज पे होगा और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जांपल है ना उससे। नहीं, वो यहाँ पे सेकंड वाला केस नहीं दिया है। तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो ना, मतलब इफ AgNO3 is in excess then Ag plus is absorbed in the form of fixed layer। जो भी एक्सेस में वो एब्जॉर्ब होगा। चले हम आगे। Coagulation, protection and application of colloids। Coagulation and flocculation। Basically, precipitation is known as coagulation or flocculation in case of colloidal sol। colloidal solution में हम जो precipitation है उसे ही coagulation या flocculation बोलते हैं। ओके, ट्रेंसी पढ़ना चालू करो। Coagulation, this process of aggregation of colloidal particles into an insoluble precipitation by the addition of some suitable electrolyte is known as coagulation. At a lower concentration of electrolytes, the aggregation of particles is called the flocculation that can be reversed on shaking, while a higher concentration of electrolyte, coagulation takes place and the same cannot
The stability of the lyophobic colloidal is due to the presence of charge on the colloidal particle. If somehow the charge is removed, the particles will come near to each other to form aggregate and settle down under the force of gravity. देखो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल से मतलब है हमारा डिस्पर्स फेज, क्लियर, और सॉलिड पार्टिकल इनटू एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बाय द एडिशन ऑफ सम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उन पे कुछ चार्ज होता है जिनके कारण उनकी स्टेबिलिटी बनी होती है। जैसे अभी FeCl FeOH होल थ्राइस में हमने देखा था, FeOH होल थ्राइस कैन एब्सॉर्ब Fe3+ आयन, क्लियर, इसने कुछ Fe3+ आयन को एब्सॉर्ब कर रखा था। यदि हमने यहाँ पे एक ऐसा नेगेटिव आयन सेंड कर दिया, ऐसा आयन सेंड किया जिसमें नेगेटिव चार्ज है, वो Fe3+ को यदि न्यूट्रलाइज कर दिया तो डेफिनेटली इस पे चार्ज खत्म हो जाएगा और एक FeOH होल थ्राइस का कोलाइडल पार्टिकल दूसरे FeOH होल थ्राइस के कोलाइडल पार्टिकल के पास जो नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो रहा था, अब वो रिपेल नहीं होगा और एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे। क्लियर? तुम देख सकते हो यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज हो गए, पूरा डायग्राम दे रखा है, न्यूट्रलाइज हो गए तो एक दूसरे के पास आ गए, साइज इंक्रीज हो गया, वापस से एक हो रहा है और साइज इंक्रीज हो गया और फाइनली वो सेटल हो गए, प्रिसिपिटेट आउट हो गए। इज दैट ओके? Continue, Princy, from coagulation and flocculation value. Coagulation value or flocculation value. It needs to be noted that the coagulation of the colloidal solution by an electrolyte does not take place until the added electrolyte has a minimum concentration in the solution. The minimum concentration of the electrolyte in millimoles required to cause coagulation of 1 liter of the colloidal solution is called coagulation value. This is millimoles per liter. Coagulation value is volume. Coagulation or flocculation value, the minimum concentration of electrolyte in millimoles required to cause the coagulation of 1 liter of colloidal solution. बेसिकली 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है, उसमें कितने मिनिमम मोल्स हमें ऐड करने होंगे टू कोगुलेट ऑल द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन वैल्यू। सो जितने कम मिलीमोल्स उतना कम कोगुलेशन वैल्यू होगा, जितना ज्यादा मिलीमोल्स रिक्वायर्ड होगा उतना ज्यादा कोगुलेशन वैल्यू होगा। क्या लगता है, इफ वी वांट टू प्रेसिपिटेट, इफ वी वांट टू कोगुलेट इंटेंशनली, तो कम कोगुलेशन वैल्यू हमारे लिए बेटर होगा या ज्यादा कोगुलेशन वैल्यू हमारे लिए बेटर होगा? बेसिकली लेस कोगुलेशन वैल्यू इज रिक्वायर्ड ताकि कम मोल्स में ही प्रेसिपिटेट हो जाए। अब मुझे बताओ, एक नेगेटिव सॉल्ट को हम प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, लेट से एक बार हमने उसमें आयन ऐड किया Na+, सेकंड टाइम हमने ऐड किया Ba2+, थर्ड टाइम हमने उसमें ऐड किया Al3+, व्हिच इज बेटर कोगुलेटिंग आयन, Na+ और Al3+? Which one is better ion? कौन सा होगा बेटर आयन? Al3+ इज द बेटर आयन क्योंकि ये कम अमाउंट इसका ज्यादा न्यूट्रलाइज करेगा, लो कोगुलेशन वैल्यू होगा, बेटर आयन होगा फॉर द कोगुलेशन। तो हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर Al3+ का और सबसे कम कोगुलेटिंग पावर Na+ का। सो कोगुलेटिंग पावर is inversely proportional to coagulation value. Greater the coagulation value, lesser the coagulating power. Yeah. Coagulation of lyophobic salt can be carried out by the following methods. ठीक है, ये फिजिकल मेथड्स हैं, ये तुम जब पढ़ोगे खुद से पढ़ लेना। इन मेथड से भी कोगुलेशन हो जाता है। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है कोगुलेशन वैल्यू का, कोगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू, मिलीमोल्स पर लीटर। यहाँ पे दे रखा है कोगुलेटिंग पावर के बारे में भी। Comparison of relative coagulating power of two electrolyte. Coagulating power is inversely proportional to coagulation value.
यदि हम कोगुलेटिंग पावर को कंपेयर करेंगे, रेशियो लेंगे, तो कोगुलेशन वैल्यू का इनवर्स रेशियो। क्लियर? डेफिनेटली दो फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा। एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब अपोजिट चार्ज होना चाहिए। यदि हम नेगेटिव सोल को कोगुलेट करने जा रहे हैं तो पॉजिटिव आयन की रिक्वायरमेंट है, पॉजिटिव सोल को करने जाएंगे तो नेगेटिव आयन की रिक्वायरमेंट होगी। तो अपोजिट होना चाहिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट, जो अपोजिट आयन है उस पर जितना ज्यादा चार्ज उतना बेटर उसका कोगुलेटिंग पावर। चलो देवयानी पढ़ो, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोगुलेशन। Factors affecting coagulation. First, nature of salts. The lyophobic colloid can easily coagulate because it is a less stable colloid. But lyophilic colloids coagulate hardly by the addition of electrolyte due to protective layer of dispersion medium surrounding the colloidal particle. Second, nature of electrolyte. In equimolar electrolyte, strong electrolyte have greater coagulating power than weak electrolyte. Example, 0.1 molar NaCl is greater than 0.1 molar acetic acid. Hardy-Schulz rule. एक मिनट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा आयंस देगा। मोर द नंबर ऑफ आयंस ग्रेटर इजियर विल बी कोगुलेशन। क्लियर? ये रूल्स काफी यूजफुल है एंड इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। कंटिन्यू। Hardy-Schulz rule. According to this rule, greater is the valency of coagulating ion, greater its power to cause precipitation. This is known as Hardy-Schulz rule. In case of positive charged sol, the coagulating power of anion is in the order of FeCN6 4 minus greater than phosphate ion, greater than sulfate ion, greater than chloride ion. In case of negative charged sol, the coagulating power of cation is in the order of aluminium 3 plus greater than Ba2 plus greater than Na plus. The coagulating power of bivalent ion is 20 to 80 times higher than monovalent ion, and coagulating power of trivalence is many times more than bivalent. चलो देखना, ये जो लास्ट लाइन है ना, इससे एक क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है। लेट्स से इफ वी वांट टू कोगुलेट अ नेगेटिवली सॉल्व कोलाइडल सॉल्व, तो हमें पॉजिटिव आयन ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? अब मैं पॉजिटिव आयन एक बार ऐड करता हूं NaCl, एक बार ऐड करता हूं AlCl3, इसके 3 मोल ऐड करता हूं NaCl के, और इसका एक ही मोल में ऐड कर रहा हूं। क्लियर? AlCl3 का नेगेटिव सॉल्व को हम बेसिकली कोगुलेट करने जा रहे हैं। क्या लगता है दोनों की सेम टेंडेंसी होगी या अलग अलग टेंडेंसी होगी? यहाँ पे 3Na प्लस ऐड किए हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज, Al3 प्लस का 1 मोल ऐड किया है, 3 पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज तो सेम आ रहा है, क्या टेंडेंसी सेम होगी उनकी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी। किसकी ज्यादा होगी? AlCl3 की। AlCl3 की, क्योंकि पता है ये 3 टाइम्स Na प्लस आयन हुए, तो टेंडेंसी 3 टाइम्स हुई है। बट वन वर्ड इज गिवन हियर, वन सेंटेंस, द कोगुलेटिंग पावर ऑफ बायवैलेंट इज 20 to 80 टाइम्स। मतलब हम यदि चार्ज बढ़ाते हैं तो 20 to 80 टाइम्स टेंडेंसी बढ़ रही है। So 1Al3 plus has almost 100 times more tendency than Na plus आया। तो 3 Na plus भी ले लोगे तो 100 को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, राइट? चलो एक बार ये पूरा आप पढ़ लो यहां से यहां तक, काफी यूजफुल सा है। क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, लॉजिकल क्वेश्चन। फिर हम प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्व पे जाते हैं।
protection of colloidal salts. Protection, why we need to protect the colloidal salt? Sometimes during the process, if we are performing certain kind of process using colloidal salt, so during the process somehow they get coagulated, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं. सो उनके कोगुलेशन को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए हमें उनके प्रोटेक्शन की रिक्वायर्ड होती है. क्लियर? उस हेडिंग में हम देखते हैं प्रोटेक्शन क्या होता है. चलो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हेडिंग पे जाते हैं. हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्ट है. क्लियर? जनरली लायोफोबिक आर लेस स्टेबल, वो इजीली प्रिसिपिटेट आउट हो जाते हैं. अब इस लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्ट को प्रिसिपिटेशन से रोकने के लिए हम इसमें एक लायोफिलिक ऐड कर देते हैं. तो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्ट ऐड कर देंगे तो होगा ये लायोफिलिक, इस लायोफोबिक को स्टेबलाइज करेगा. क्लियर? तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे बाय एडिशन ऑफ लायोफिलिक. ओके, तेजस पढ़ना चालू करो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड से. Protection of colloidal salts. Lyophilic colloidal salts are much more stable than lyophobic colloidal salts. This is due to extensive solvation of lyophilic colloidal salts, which forms a protective layer outside it and thus prevents it from forming associated colloids. Lyophobic salts can easily precipitate by addition of small amount of an electrolyte. They can be prevented from coagulation by previous addition of some lyophilic colloid. This is due to formation of protective layer by lyophilic salts outside lyophobic salts. Process of protecting the lyophobic colloid solution from precipitation by an electrolyte due to previous addition of some lyophilic colloid is called protection of colloid, and lyophilic colloidal salts are called protective salts. Example: gelatin, sodium caseinate, egg illubin, gum arabic, potato starch, etc. Gelatin, lyophilic, protects gold salt. Lyophobic colloids is expressed in term of गोल्ड नंबर. वेट, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्ट्स आर मच मोर स्टेबल एंड दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट द लायोफोबिक कोलाइड. हम उसमें ऐड करेंगे, वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा. कैसे प्रोटेक्ट करेगा? एक लेयर बनाकर उसके आसपास. और जनरली जो प्रोटेक्टिंग पावर होता है वो गोल्ड नंबर एक टर्म है जिसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है. गोल्ड नंबर अगेन सिलेबस में नहीं है, बट हाँ जेई एडवांस में स्पेशली एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन बन सकता है उसको डिफाइन करके. काफी रिलेटेड टर्म है ना प्रोटेक्शन से. प्रोटेक्शन इज गिवन इन एनसीईआरटी. चलो देखते हैं गोल्ड नंबर. इस टर्म इंट्रोड्यूस अ टर्म कॉल्ड गोल्ड नंबर. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ it is defined as the minimum amount of protective colloid in milligrams. ध्यान रखना, पिछली बार मिली मोल्स में था कोलाइडल जो हमने देखा था कोगुलेशन वैल्यू. यहाँ पे गोल्ड नंबर है मिलीग्राम्स में. इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम्स which when added to 10 ml of a standard gold salt is just sufficient to prevent a color change from red to blue. On the addition of 1 ml of 10% sodium chloride solution, it may be noted that smaller of the gold number, greater will be the protecting power. मैं explain करता हूँ इसे क्या हुआ, क्या मतलब इसका. जो गोल्ड सोल है ना, बेसिकली ये एक लायोफोबिक सोल है, इजीली प्रिसिपिटेट आउट हो सकता है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता है. इस गोल्ड सोल में यदि हमने इस 10 ml गोल्ड सोल लिया, सबसे पहले तो हमने क्लियर 10 ml gold salt में if we add 1 ml 10% NaCl solution, NaCl solution इसे precipitate करेगा, coagulate करेगा. अब इस 10 ml gold salt को 1 ml 10% NaCl से प्रोटेक्ट करने के लिए कितने मिलीग्राम्स रिक्वायर्ड है? क्या रिक्वायर्ड है? कितने मिलीग्राम्स? जो भी प्रोटेक्टिव कोलाइड है, सो जितने भी मिलीग्राम्स इस प्रोटेक्टिव कोलाइड का रिक्वायर्ड होगा वो बेसिकली उसका गोल्ड नंबर हो जाएगा. greater the milligrams of protective colloid required, lesser the protecting power. जितना कम रिक्वायर्ड उतना बेटर प्रोटेक्टिंग पावर एंड वाइस वर्सा. क्लियर? एक बार गोल्ड नंबर का डेफिनेशन पढ़ो यहां से लेके यहां तक खुद से, तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है. गोल्ड सोल को जब हम NaCl से प्रेसिपिटेट करते हैं, उस प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए
जितने भी मिलीग्राम्स प्रोटेक्टिव कोलाइड का रिक्वायर्ड है, देयर इज गोल्ड नंबर। चले हम आगे। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स इन मेडिसिन, ये अगेन एप्लीकेशन भी यूजफुल है। इसमें से कुछ एनसीईआरटी में दे रखी, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा होगी। सो एप्लीकेशन में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, खुद से पढ़ लेना, बट क्वेश्चन बन सकते हैं ना इस पे। जैसे कॉटरेल स्मोक प्रेसिपिटेटर, ये भी एनसीईआरटी में जहां तक मुझे ध्यान है दे रखा है। मतलब काफी कुछ एप्लीकेशन दे रखी है इसमें, तो वो तुम्हारे लिए मैं छोड़ रहा हूँ। Then the next heading and the last heading of this chapter is emulsion in gel. Pair of immiscible liquid is called emulsion. जो बहुत ज्यादा मिक्स नहीं होते हैं, जो होमोजीनियस नहीं बनता है, उसे हम बेसिकली emulsion कहते हैं। चलो कौन पढ़ेगा emulsion? स्वाति? Pair of immiscible liquid is called emulsion. Emulsion are unstable and sometimes they are separated into two layers on keeping still. For the stabilizing of an emulsion, a third component is added called emulsifying agent, form an interfacial film between the dispersive phase and dispersion medium. Emulsion droplets are bigger than soil particles and can be seen under an ordinary microscope and sometimes even with a magnifying glass. Example: milk is an emulsion in which liquid fat is DP and liquid water is DM, and casein is emulsifying agent. बेसिकली मिल्क भी एक इमल्शन का ही एग्जांपल है, लिक्विड इन लिक्विड, राइट। उसमें जो लिक्विड फैट होते हैं वो डिस्पर्स फेज होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, एंड लिक्विड वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। और कैसीन इज इमल्सिफाइंग एजेंट, जो उन्हें स्टेबलाइज करता है। क्लियर? कंटिन्यू। Demulsification. The separation of an emulsion into its constituent liquids is called demulsification. Various techniques employed for this are freezing, boiling, centrifugation, electrostatic precipitation, or chemical methods which destroys the emulsifying agents. Demulsification can be brought about by freezing, heating, centrifugal action, that is separation of cream of milk done by centrifugation, removal of emulsifiers by adding a better solvent for them like alcohol, phenol, etc. called demulsifiers. डिमल्सिफिकेशन, इमल्शन को सेपरेट करना, उसे डिमल्सिफिकेशन बोला गया है। कुछ उसके वेज दे रखे हैं, फ्रीजिंग, हीटिंग, centrifugal action, removal of emulsifier, adding a better solvent from them like alcohol, phenol, etc. टाइप्स ऑफ इमल्शन, दो टाइप के इमल्शन होंगे, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर कहा गया है, दैट मींस वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम
क्लियर? जब भी वाटर बाद में लिखा, वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम, वाटर इन ऑयल लिखा तो ऑयल इज डिस्पर्सन मीडियम। जो भी बाद में लिखा है बेसिकली ऑयल इन वाटर मतलब वाटर ज्यादा है, वाटर इन ऑयल ऑयल ज्यादा है, तो वो सॉल्वेंट हो जाएगा। इन्वर्जन ऑफ फेज, इन्वर्जन ऑफ फेज मतलब ऑयल इन वाटर को वाटर इन ऑयल करना है तो उसमें हम ऑयल और ऐड करते चले जाएं, ऑयल को वाटर से ज्यादा कर दें। सो द कन्वर्जन ऑफ इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर इनटू वाटर इन ऑयल और वाइस वर्सा इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ फेज, और जो काफी सिंपल तरीके से हो जाता है। हमने ऑयल इन वाटर था, ऑयल को धीरे धीरे ऐड करते चले गए, पानी से ज्यादा हो गया, ऑयल इन वाटर बिकम्स वाटर इन ऑयल हो गया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ इमल्शन, डाइल्यूशन टेस्ट। An emulsion can be diluted with any amount of the dispersion medium, while the dispersed liquid, if added, forms a separate layer. देखो, यदि हमने एक, हमें ये बताना है कि ये ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल है, हमने उसमें दी ऑयल ऐड कर रहे हैं और वो ऑयल ऐड करने पे हमें एक सेपरेट लेयर नहीं मिल रही है, मतलब ऑयल एक्सेस में रहा होगा। इफ वी आर गेटिंग द सेपरेट लेयर देन डेफिनेटली वो ऑयल लिमिटेड अमाउंट में रहा होगा, वाटर इज इन एक्सेस अमाउंट, हमें पता लग जाएगा ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। मतलब किसी भी एक कंपोनेंट को ऐड करोगे सेपरेट लेयर बन गई, मतलब वो डिस्पर्स फेज है। सेपरेट लेयर नहीं बनी, मिक्स हो गया प्रॉपर्ली, मतलब वो डिस्पर्सन मीडियम था। क्लियर? Dye test. If a small amount of oil soluble dye gives a uniform color to the emulsion, it is water in oil type, otherwise it is water oil in water type. कोई भी डाई हमने ऐड किया, यूनिफॉर्मिटी मिली तो ऑयल एक्सेस में रहा, नहीं मिली तो वाटर एक्सेस में रहा। Electrical conductivity test. If conductivity of emulsion increases significantly by adding a very small amount of electrolyte, then it is oil in water, क्योंकि वाटर में इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होते हैं, ऑयल एक हाइड्रोकार्बन होता है, उसमें इजीली इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं होंगे। If there is no significant increase in conductivity, it is water in oil type. Is that okay? चलो मनस्वी पढ़ना चालू करो यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन से। Disinfectants like phenol, Dettol, when mixed with water, form emulsion. Digestion of fat in small intestine occurs easily due to emulsion. In metallurgical process, the concentration of ore by froth flotation method is based upon emulsion. Milk is an emulsion of liquid fat in water in which casein is emulsifying agent. Cleansing action of soap is due to formation of emulsions. Soaps and detergent emulsify the grease along with the adhering dirt and carry them away in the wash water. For concentration ores, the finely powdered ore is treated with an oil. Oil forms emulsion with the ore particles. When air is bubbled into the mixture, emulsion containing the particles of the mineral are carried to the क्या हुआ? Example, gelatin dissolved in water forms a colloidal solution which when cooled sets into a jelly. Gel have honeycomb structure. Salicylic acid, germ arabic, sodium oleate, gelatin, solid alcohol, etc. Types of gel. Elastic gel, those gel which have elastic properties. Example, gelatin, starch, agar, etc. Non-elastic gel, those gel which are rigid. Example, silica gel. Properties of gel. Weeping of gel. The spontaneous liberation of liquid from a gel is called weeping of gel. It is reverse of swelling. Example, gelatin, agar show syneresis at low concentration while salicylic acid shows it at high concentration. Inhibition or swelling of gel. When gel is kept in a suitable liquid, water, it absorbs large amount of liquid. The phenomena is called imbition or swelling of gel. चलो मतलब जब बस ठीक है, ये एप्लीकेशन थे कुछ प्रॉपर्टी सी जेल्स की, एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन इन जेल्स, मतलब एक बार जस्ट पढ़ लेना, बहुत ज्यादा नहीं है, एक पेज का ही इतना सब कुछ हो, मतलब पढ़ के तुम्हें थोड़ा ध्यान रहेगा, हो सकता है इसमें जो क्वेश्चंस बने 4 ऑप्शंस हो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, वो पता। न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनेंगे तो 2 जगह से बन सकते हैं, एक
एक्स बाय एम वर्सेस प्रेशर ग्राफ। सेकंड जो एक्स बाय एम ये वाला रिलेशन था हमारे पास, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टू द पावर 1 बाय n, यहां से क्वेश्चन बनता है, या फिर कुछ न्यूमेरिकल उन्हें बनाना रहा तो बनेगा फिर कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन वैल्यू पर। ये दो जगह न्यूमेरिकल थोड़े से बन सकते हैं बस, अदरवाइज मैक्सिमम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। बैठ के अच्छे से, यदि बाय चांस किसी ने नहीं पढ़े पुराने भी, तो पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, ट्राई करना आज कल में ही खत्म कर दो। और उसके बाद जब तुम अच्छे से पढ़ लोगे, क्वेश्चंस पूरा बुकलेट सॉल्व करने में, चाहे इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, मैक्सिमम 3 घंटे लगेंगे। एक ही शॉट में तुम पूरा बुकलेट इसका खत्म कर सकते हो। क्लियर? चलो, इस वीक में एक एक लेक्चर दोनों बैच में है सेपरेट। तो जब भी मेरा मेडिकल में एमपी में लेक्चर होगा, मैं इसका बुकलेट डिस्कस करूंगा सरफेस केमिस्ट्री का, और जब भी इंजीनियरिंग में शायद कल ही है, मुझे ऐसा ध्यान है, तो उसका बुकलेट में डिस्कस करूंगा, प्लस कुछ पुराना पेंडिंग हुआ डिस्कशन का तो वो करेंगे। तो आज ऑफिशियली मतलब मेरे एंड से मेरा जो पार्ट है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। लिक्विड सॉल्यूशन का भी शायद डिस्कशन बचा है एमपी बैच का, तो वो भी मैं करने वाला हूँ। Is that okay? Yes, sir. जेपी बैच का जेई मेंस जो है फेब एंड में, उसका पूरा रिवीजन प्लानर आ गया। मैंने शेयर किया है ग्रुप में, नहीं किया है अभी तक? डीपीपी प्लानर डिस्कशन किया है सर। ठीक है, तो डीपीपी टेस्ट वगैरह सब कुछ शेयर कर दिया गया है। तो मैं अपने पार्ट में बोलूंगा 15 जनवरी तक, आज 6 जनवरी, 9-10 डेज है एग्जैक्टली हमारे पास। 15 जनवरी से तो डीपीपी डिस्कशन होगा ही। ये जो 10 डेज हैं, इवन फॉर बोथ द बैच, मतलब सबसे पहले हमें ये करना है, जब तक सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, सॉरी जब तक रिवीजन वगैरह नहीं, डीपीपी डिस्कशन स्टार्ट नहीं हो रहा, सिलेबस खत्म होने के जस्ट बाद वो 10-15-20 दिन हमें जो पुराने टॉपिक्स हैं, जिसमें हमें थोड़ा सा हार्ड फील होता था कि हाँ ये टॉपिक हमें अच्छे से नहीं समझ में आया, जो थोड़े टफ टॉपिक है, जैसे आयोनिक हो गया, थर्मो हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, या और भी कोई चैप्टर जो तुम्हें अपने एंड से टफ लगता था, सबसे पहले उन चैप्टर पे वर्क करना है। वी ऑलमोस्ट हैव 50 days as of now for JEE mains। तो 50 days काफी ज्यादा है। पहले 10-15 दिन हम उन पे वर्क करें जो टॉपिक हमारे वीक है। क्लियर? फॉर बोथ द बैच उन टॉपिक पे ही वर्क करना है, क्योंकि इनफ टाइम है। जैसे से हम एग्जाम के पास जाएंगे, जब 15 दिन बचेंगे, 20 दिन बचेंगे, तब हम नया टॉपिक नहीं उठा पाएंगे। तो सबसे पहले वो टॉपिक जो टफ है, जो हमें अच्छे से नहीं आते हैं, या जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये इसमें हम स्ट्रॉन्ग फील नहीं करते, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है। We have enough time for both the exam, IIT exam and NEET exam। इतना ज्यादा टाइम है, हम सारे टॉपिक अच्छे से उठा के कर सकते हैं। हम जनवरी फर्स्ट वीक में भी, फरवरी में तो पहला जेई मेन है, उसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और जेई एडवांस और नीट दोनों का मैं एक्सपेक्टेड डेट बेसिस शायद 1-2 दिन में डिक्लेयर होने वाला है, बट मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जून जुलाई तक तो मिनिमम जाएगा, या तो जून एंड या जुलाई स्टार्टिंग। तो 6 मंथ्स है हमारे पास, 6 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। यदि हम पढ़ रहे हैं तो काफी अच्छे से कर सकते हैं, और डेफिनेटली नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर वो, जब 2 साल भी इनफ नहीं थे तो फिर 6 मंथ भी इनफ नहीं होंगे। जस्ट अ मिनट, मैं कैमरा ऑन करता हूँ फिर बात करता हूँ। सो सी बेसिकली जो भी जितना भी टाइम है हमारे पास, उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। लास्ट 6-7 मंथ्स की जो प्रिपरेशन है बहुत ज्यादा मैटर करती है। मतलब जैसे जैसे तुम एग्जाम के पास जाओगे, तुम्हारा जो प्रिपरेशन का वे बहुत ज्यादा मैटर करेगा। बीच में तुम ये मान के चलो 1 महीने के आसपास और मे बी 40 डेज के आसपास तुम्हें बोर्ड्स को देना पड़ेगा। तो 40 डेज तुम बोर्ड में बिजी हो जाओगे, जिसका डेट मई जून कुछ आया है 10-12 बोर्ड का, तो बोर्ड के भी हमें 40 डेज को सेपरेट रखना होगा, और उसको सेपरेट रखके फिर हमें जितना भी टाइम है उसे एनालाइज करना होगा। पैनिक सिचुएशन में नहीं जाना है हमें कहीं भी कि हमारा सिलेबस कुछ नहीं हुआ, ढंग से नहीं हुआ, एग्जाम पास में आ गया। तो जैसे जेई मेन भी 4 अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट नो डाउट फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में अच्छे से देना है, ताकि 2 अटेम्प्ट में से एक भी अच्छा हो गया, अब फिर हम पूरा फोकस जेई एडवांस पे कर सकते हैं। क्लियर? तो हमें फिर ऐसा नहीं कि चारों अटेम्प्ट जेई मेंस पे अच्छे से फोकस करना है, 2 अटेम्प्ट पे भी तुम फोकस कर लोगे इनफ है। क्लियर? पहला, दूसरा या पहला, तीसरा जो भी तुम्हें लगता है, मतलब एक बार जेई मेंस पे फोकस कर लिया, अच्छा स्कोर आ गया, फिर पूरा का पूरा
फोकस जेई एडवांस में शिफ्ट हो जाए। इवन पहला दूसरा अटेम्प्ट किसी का अच्छा चला भी जाता है तो दे डोंट नीड टू गिव थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट, ऐसा जरूरी नहीं कि सब कुछ देना ही, प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है कि हमने जब प्रिपरेशन नहीं की होती थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है जेई मेंस लेवल के, तो उस दिन हम 100% सिलेबस के लिए प्रिपेयर नहीं होते, तो बजाय उसके मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि 2 अटेम्प्ट इनफ होते हैं। क्या ऑप्शन चारों डेफिनेटली फिल कर देना टाइमली कि चारों ही दे सको, कभी कुछ अप डाउन हो गया तो हमारे पास ऑप्शन तो रहेगी, हम दे सकते हैं, देने जाए ना जाए वो बात की बात। 650 रुपीज लगता है शायद एक अटेम्प्ट का, दैट इज ओके। या और अगेन जैसा मैंने बताया पहले उन टॉपिक्स को उठाना है जो हमारे वीक है, पहले तो करंट चैप्टर्स जो भी चल रहे हैं उन्हें अच्छे से खत्म करो, फिर हर सब्जेक्ट में 3-3 4-4 चैप्टर पिक कर लो, ये 4 चैप्टर है जो मुझे पहले करने हैं जो मेरे वीक, और उसके बाद 15 जनवरी से जब डीपीपी डिस्कशन वगैरह होगा तो पूरा उस फ्लो में चलेगा जो प्लानर तुम्हें दिया गया है। मेडिकल के लिए भी सेम है, तुम्हें पहले वो चैप्टर्स उठाने जो तुम्हारे वीक है, मेरा सिलेबस खत्म हो गया है, उसके बाद हमें उस चैप्टर पे जाना है जो ठीक है मतलब स्ट्रांग भी है या मैं था, बट करंट चैप्टर्स को अच्छे से खत्म करना है। तो ऑफलाइन क्लासेस कुछ स्टार्ट हो 15 जनवरी के बाद, या नहीं भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारा रिवीजन अच्छे से करते रहना, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो हम तुम्हें सपोर्ट डेफिनेटली देंगे टिल योर फाइनल एग्जाम, जब तक जेई एडवांस और नीट का एग्जाम नहीं होता है, चाहे वो जुलाई में हो चाहे सितंबर अक्टूबर, डेफिनेटली हमारा सपोर्ट डाउट क्लियरेंस को लेकर, बेसिक रिवीजन को लेकर सब कुछ रहेगा। बट रिवीजन में तुम जैसे ये यदि सोचोगे कि पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे हम वापस पढ़ा दें, प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब तुम्हें कुछ डाउट है, तुम ये तुम्हें बताएगा ये चैप्टर रिवीजन होगा, तुम उसको पढ़ के आओ, तुम्हें कुछ डाउट्स है, उसके डाउट्स पर ये थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ नहीं समझ में आया, या फिर आयोनिक में बफर सॉल्यूशन वाला केस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नहीं समझ में आया, कैसे प्रेडिक्ट करते हैं बफर सॉल्यूशन कैसे होगा, तो स्पेसिफिक जब तुम डाउट पूछोगे तो उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। आयोनिक इक्विलिब्रियम में रिवाइज करने जाऊंगा, मेरे पास 2 लेक्चर होंगे 3 घंटे, जो टॉपिक 15 लेक्चर में हुआ था उसमें 3 घंटे में 2 लेक्चर में कवर कराऊं, तो डेफिनेटली वो बेटर होगा कि जो तुम्हारे एंड से डाउट्स है वो मैं अच्छे से रिजॉल्व करूं, चाहे वो थ्योरी का हो चाहे क्वेश्चन का। तो ध्यान रखना रिवीजन में हमें रिवीजन का बेस्ट वे होता है हम पढ़ रहे हैं और नोट करें कि ये वाली चीज हमें नहीं समझ, ना कि ये एक्सपेक्ट करें कि टीचर पूरा का पूरा रिवीजन करा देगा उसके बाद हम पढ़ने बैठे, तो उस रिवीजन का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो जब भी रिवीजन का बोला गया है टॉपिक में बताया गया है, और बाय चांस इवन कोई टीचर भूल भी जाता है टॉपिक बताना, मैसेज करके पूछो सर कौन सा टॉपिक आप लेने वाले हैं, ताकि उसे तुम थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर सको, कुछ क्वेश्चन पहले ही प्रैक्टिस कर सको। ऑन पेपर तुम्हें लिखा होना चाहिए इस टॉपिक का, तुम्हें जब रिवीजन होगा तो ये चीजें टीचर से पूछना, थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ना है, पैनिक सिचुएशन में नहीं जाना है। 2 साल की प्रिपरेशन के बाद बहुत सारे बच्चे आज ये भी फील करेंगे कि मैं तो 10% भी ध्यान नहीं कि क्या हुआ, स्टिल इनफ टाइम है वो 90% को भी अच्छे से रिवाइज करें। बट कब जब हम ये टाइम यूटिलाइज करेंगे, तो यूटिलाइज नहीं करेंगे तो 6 महीने के 6 साल भी कम पड़ेंगे किसी भी एग्जाम में। तो अच्छे से प्लान करना है, रिवाइज करना है, और अपने आप को एक मतलब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में रखना है, ऐसा नहीं कि सिलेबस हो गया, लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई, हम डाइवर्ट हो गए, कभी क्या कर रहे हैं कभी क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ रैंडम सी चीजें चल रही है। चलो किसी को कुछ और पूछना तो नहीं है रिवीजन से रिगार्डिंग या कुछ भी हो? होप 1-2 मंथ्स में वैक्सीन का असर हो, वैसे भी केसेस काफी कम हो रहे हैं अभी, बट उसका असर हो और भी चीजें कम हो जाए, ये मतलब एटलीस्ट 10,000 से कम पे आ जाए, नासिक सिटी में कम हो, तो फिर हम ये भी करेंगे कि 1 महीने 2 महीने के बाद तुम्हें थोड़ा सा कंपलसरी भी करेंगे, तुम सेंटर पे आके बैठ के ही पढ़ो, मतलब जैसा हमने लास्ट ईयर किया था कि बच्चों को सेंटर पे ही बिठा के सुबह से शाम 8 to 8 बिठा के पढ़ाया, बट अभी प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है इतने बच्चे एक साथ आए, बट जैसा भी होगा देखते हैं। बट तुम्हें मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना, हम क्लास जाए या घर पे पढ़े, हमें पढ़ना है, और 6 मंथ्स का 5 मंथ्स का हमें ये टाइम है जो काफी ज्यादा और अच्छा टाइम है हमारे लिए भी प्रिपरेशन के, और ये 5-6 मंथ्स ही डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं। 2 साल की प्रिपरेशन एक तरफ और लास्ट टाइम की प्रिपरेशन एक तरफ, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस ये क्रिएट कर, मैं नहीं बोलूंगी 2 साल कुछ नहीं पढ़ा हुआ तो कुछ ज्यादा कर लोगे, बट वो पढ़ा हुआ हम क्यूमुलेटिव उसको कलेक्ट कर लें और एग्जाम के दिन जाके रिप्रेजेंट कर, ये लास्ट टाइम के प्रिपरेशन में कुछ आता है।
हाँ, अब जैसे श्रीतोष का क्वेश्चन है सर रिवीजन में क्या करें, एक्सरसाइज वापस से सॉल्व करें। देखो रिवीजन में जब तुम पहले तो लेक्चर नोट्स पढ़ना है हमें एक बार अच्छे से, उसके बाद में क्या करना होता है रिवीजन के लिए, लेक्चर नोट्स पढ़ने के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि हमने उस टाइम हमने जब सॉल्व किए थे, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो फर्स्ट टाइम नहीं हुए थे, हो सकता है मार्क किया हो, हमने किया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो फिर मतलब मार्क किए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उन्हें वापस से करें। क्लियर? नहीं किया है तो फिर एक सजेशन मेरा ये भी रहेगा, जैसे इंजीनियरिंग के लिए जो डीपीपीस वगैरह मिलेंगे तुम्हें इतना एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा, मतलब दोनों ही बेच, इंजीनियरिंग का एग्जाम अभी आ रहा है तो उन्हें डीपीपीस वगैरह अभी समझ जाएंगे, तो वो डीपीपी तुम सॉल्व कर सकते हो, काफी अच्छा कलेक्शन होता है डीपीपीस का, मेंस का, एडवांस का। क्लियर? नीट वाले ये कर सकते हैं जिन्होंने फिंगर टिप्स नहीं लगाई है, फिंगर टिप्स बुक लगा सकते हैं, मतलब उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टिल दोनों ही बैच में किसी बच्चे को लगता है कि इस टॉपिक के तुम्हें कुछ क्वेश्चन चाहिए, मेंस लेवल, एडवांस लेवल, नीट लेवल, तो तुम मुझे मैसेज करना, तुम्हारे पास यदि कोई सोर्स नहीं तो मैं कर तुम्हें भेज दूंगा। और फिजिकल केमिस्ट्री तुम एन अवस्थी यूज कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चन है एन अवस्थी में। क्लियर? एडवांस के लिए तो एक पतला सा छोटा सा बुक आता है फिजिकल केमिस्ट्री का, एन अवस्थी, उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। नीट के लिए मैं फिंगर टिप्स सजेस्ट करूंगा, तुम उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और टेस्ट देते रहो ऑनलाइन, मतलब टेस्ट डेफिनेटली अभी जो टेस्ट होंगे रेजो पर भी, वो इजी नहीं होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं, बट ठीक है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम ये ध्यान रखें हर टेस्ट के बाद हमेशा क्या मिल रहा है, क्या पॉइंट पे हम इंप्रूव कर पा रहे हैं, मतलब हमें फाइंड आउट करना है क्या मिस्टेक्स किए, उन मिस्टेक्स को वर्क करते जाना है, बजाय ये सोचने की टेस्ट में कितने मार्क्स आए, क्या रिजल्ट रहा। हमें हमारा पूरा फोकस इस पे होना चाहिए कि हम जो भी टेस्ट दे रहे हैं उससे क्या हम नेक्स्ट इसमें इंप्रूव कर पा रहे हैं, क्या सीखा हमने उससे, क्या हमने उसे ऐसा गेन किया, क्या मिस्टेक की ऑन विच वी कैन इंप्रूव इन द नेक्स्ट स्टेज। तो हम अपने मिस्टेक्स फाइंड आउट करते जाएंगे, इंप्रूव करते जाएंगे, एंड रिजल्ट में एक्चुअली बोल रहा हूँ जिस बच्चे के एडवांस में 10% भी आ रहे हैं ना आज, वो शायद लास्ट तक जाते जाते 50% पे चले जाता है। नीट में जिसके 300 नंबर भी आ रहे हैं ना वो डेफिनेटली 550-600 नंबर तक जा सकता है, सिर्फ 5 4 5 6 में बहुत अच्छा एक क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस, मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन में, ओरिएंटेशन में अपने आप को रखो। या ऋतुजीत का मैसेज है हाउ टू यूज एनसीईआरटी फॉर जेईई मेंस। आई डोंट थिंक कि मैथ्स और फिजिक्स के लिए तुम्हें एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी। क्या मैथ्स और फिजिक्स में कभी ऐसा लगा है कि एनसीईआरटी पढ़ना है जेईई मेंस के लिए? नहीं सर। ठीक है, तो अब बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या करना चाहिए हमें मतलब एनसीईआरटी से? फिजिकल केमिस्ट्री आई डोंट थिंक कि एनसीईआरटी इज रिक्वायर्ड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, और मुझे ऐसा ध्यान है ऑलमोस्ट हर चैप्टर में इनऑर्गेनिक के जो मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी से तुम्हें सेंटेंस लिखवा दी है, हाईलाइट करवा दी है। क्लियर? यदि एनसीईआरटी ऑलरेडी हमने लिखा है, जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए मुझे ध्यान मैंने पूरा लिखा है, यू डोंट नीड टू गो फॉर एनसीईआरटी क्योंकि ऑलरेडी हमने उसमें नोट कर लिए, यूजर्स वगैरह सब कुछ नोट कर लिया। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जाने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम एक बार एमएसटी सर से ही कंफर्म करो, मुझे बहुत ज्यादा टच में नहीं हूं ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी से क्या होता है, तो मैंने नहीं पढ़ाया ऑर्गेनिक कभी, तो मुझे उसके बारे में नहीं पता कि क्या है। तो फिजिकल के लिए तुम लेक्चर नोट से जा सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी मैंने हाईलाइट करवा दी थी, जिसने नहीं की उसे फिर एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम है फिर हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है एनसीईआरटी, इसलिए मैं सेम टाइम पे हाईलाइट करवा देता था, उसके पॉइंट्स नोट करवा देता था, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत यूजफुल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहीं तुमने नहीं किया है तो कुछ भी नहीं कर सकते, फिर बेटर है कि बैठ के एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक पहले लेक्चर नोट्स पढ़ लो, इनऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक के उसके बाद एनसीईआरटी से फिर चीजें हाईलाइट कर। और सेम फॉर एमपी बैच, एनसीईआरटी मतलब इनऑर्गेनिक के लिए ज्यादा यूजफुल है। हाईलाइट कर लिए थे, लिख लिया था, अच्छी बात है, नहीं लिखा ना तो फिर एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे तुम्हें। इज दैट ओके? और कोई भी चैप्टर दोनों बैच में, इंजीनियरिंग और मेडिकल में, ये एज्यूम मत करके चलना कि ये चैप्टर तो ठीक है ज्यादा यूज नहीं है, टीचर ने भी बहुत कम टाइम दिया, मतलब कोई भी चैप्टर, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है पूरे सिलेबस में जिससे तुम बोल सकते हो हाँ इससे तो क्वेश्चन नहीं आते या इससे कम क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक इजी चैप्टर, छोटे चैप्टर से भी 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक टफ चैप्टर से भी ऐसा हो सकता है एक क्वेश्चन है, एक भी ना। तो हम बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं नीट का, जेईई मेन का, जेईई एडवांस का कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही या किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। हर चैप्टर का
जो भी चैप्टर हम कर रहे हैं इजी में तो सिर्फ पढ़ना है, ऐसा कि उससे भी क्वेश्चन आ जाए तो उनसे बनना चाहिए। तो बिल्कुल प्री माइंडसेट मत रखना कि ये चैप्टर नहीं करना है, मेरा ये चैप्टर तो नहीं आता है। किसी भी चैप्टर से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा ही लास्ट यदि किसी चैप्टर से बने होंगे तो डेफिनेटली पिछले 3 साल के पेपर में देखेंगे अच्छा यहाँ से नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से बना। यार सरफेस केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन थे इस बार। ठीक है, सेशन एंड कर रहा हूं मैं, होमवर्क कर लेना, पूरा बुकलेट सॉल्व कर लेना, फिर लेक्चर इसी वीक में लेक्चर में डिस्कस करते हैं।